वाइट बॉयज। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फहद फ्रॉम फिटलेग एंड असद खान फ्रॉम डॉक्टर साहब। पिछले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे कुछ बातों को। डॉक्टर साहब के सवाल खत्म बड़े दिन हो गए आपसे मिले हुए, ये तो दूसरी एपिसोड बहुत दिनों के बाद हम शूट कर रहे हैं। अच्छा लेकिन सवाल मेरा ख्याल से इसमें सवाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए इनके। इन्होंने कुछ 2-3 सवाल मुझे भेजे थे, फात भाई बात करेंगे इस पे, लेकिन आज मेरा ख्याल से कुछ ये जो दूसरी एपिसोड है, ये पहली एपिसोड की फौरन बाद शूट नहीं हो रही है, ये काफ़ी दिनों के बाद हम बैठे थे। ठीक है स्टार्ट करें जी। ठीक है, तो फात भाई हमने पहले बात की थी माइंडसेट के बारे में। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अक्सर लोग ना ये सोचते हैं कि भाई हम ये एक्सरसाइज कर लें, हम ये क्रंचेस कर लें और 100 क्रंचेस लगा लें तो हमारे एब्स निकल आएंगे। तो एब्स का क्या सीन है? सही सोचते हैं बिल्कुल है। हाँ, एब्स निकल आएंगे, लेकिन एब्स के ऊपर जो तय चढ़ा के बैठे हैं वो उससे दिखेंगे नहीं ना। मसला सारा ये है। अच्छा, आप 1000 क्रंचेस कर लो, आप लेग रेजेस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वही वाली बात है ना कि उस पर आपका पूरा कंबल चढ़ा हो या पूरी तय चढ़ी हुई हो फैट की, तो आपके नज़र नहीं आएंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जब बंदा बोलता है कि एब्स आर मेड इन द किचन, इसका मतलब ये होता है कि सारे किचन में नहीं बनते वहाँ पे हैं, जिम में बनते हैं या जिम के बाहर जब भी आप वर्कआउट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर आप जब कम खाना खाते हैं या क्वालिटी का खाना खाते हैं या यू ईट फॉर गोल्स, देन कहीं जाके वो फ्लैप की लेयर हटती है और एब्स नज़र आते हैं। और सबसे पहली बात ये भाई मेरे, सबसे पहले एब्स बनाना ही कोई गलत अप्रोच है आपको। अच्छा। हमेशा जी हाँ, एब्स एक्चुअली इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपको कोर स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। अगर आप पेट कम करने के लिए स्क्वाट्स नहीं कर रहे, आप डेडलिफ्ट्स नहीं कर रहे, आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर रहे और आप सिर्फ क्रंचेस कर रहे हैं, तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और किसी के पास टाइम है नहीं इतना, मुझे समझ में नहीं आता लोग टाइम ज़ाया कैसे करते हैं जब होता भी नहीं है। तो आपने एक बात की, आपने कहा कि भाई डाइट और एक्सरसाइज का ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन, बट एब्स अगर देखा जाए एनाटॉमिकली भी देखा जाए तो हम सबके पास वो एब्डोमिनल मसल्स मौजूद हैं, रेक्टस एब्डोमिनल सबके पास है। बिल्कुल ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा विसरल लेयर मौजूद है फैट की, जब तक वो नहीं उतरेगी तब तक वो मसल हमें नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल मेक सेंस। या तो मसल के ऊपर से जो फैट की लेयर है वो उतर जाए, या मसल इतना बड़ा हो जाए कि वो फैट को भी पियर्स करता हुआ आगे निकल जाए। ठीक है, बट जो बात आती है यहाँ से निकल के वो ये आती है कि यार डाइट में ऐसा क्या किया जाए, एक जनरल रूल क्या हो जिससे हम फैट लॉस की तरफ। जनरल रूल तो बहुत आसान है, चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, मीठा छोड़ दो। बट जब ये बात रेकमेंड की जाती है तो ये एक बहुत बड़ा डीमोटिवेटर की तरह काम करता है, क्योंकि इंसान मे बी आप एक चीज़ खा रहे हैं मुसलसल, आप एक तरीके से खाना खा रहे हैं फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड सडनली आपसे क्या भाई जिस तरह से भी आप खाना खा रहे हैं ना सब गलत है। ठीक है, और अब आपको इस तरीके से खाना खाना है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्ली दिस इज अनसस्टेनेबल। वो एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना कर लेगा, बट देन इवेंचुअली दिस इज बाउंड टू फेल। तो क्या किया जाए? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने कहा आपसे कि चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, कुछ छोड़ना नहीं होता। आपको करना क्या होता है, खाने की क्वांटिटी को कम करके खाने की क्वालिटी को इंक्रीज करना होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप रिफाइंड आटे की रोटियां खाते हैं और दिन में 3 से 4 रोटियां खाते हैं, तो आपको नॉन रिफाइंड आटा या लाल आटा जिसे कहते हैं उसकी 1 से 2 चपाती कर दें आप दिन में, थोड़ा फाइबर आ जाएगा आपके पास। अगर आप चावल खाते हैं, बिरयानी पुलाव इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो आप पोस्ट वर्कआउट कुछ 100 ग्राम से 150 ग्राम चावल ले लें उबले हुए, जो कि आपकी रिकवरी में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपका डॉक्टर अलाउ करता है, फॉर एग्जांपल अगर प्री डायबिटिक और डायबिटीज के कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड ऑल वीट और ऑल राइस, तो उन केसेस को हटा के। लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कि सब छोड़ दो, खासतौर पे हमारे सेलिब्रिटीज़ को लोग फॉलो करते हैं। सेलिब्रिटीज़ का क्या होता है, बहुत दफ़ा ऐसे कुछ मिथ्स वो क्रिएट कर देते हैं कि आप नमक छोड़ दें, आप चीनी बिल्कुल छोड़ दें, आप रोटी छोड़ दें, दही छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। तो हमारा यहाँ क्या होता है कि सेलिब्रिटीज़ का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। सेलिब्रिटीज़ के पीछे रिसोर्सेज होती हैं, लेकिन एक आम आदमी के पीछे वो रिसोर्सेज नहीं होती हैं, और आम आदमी ही एक्चुअली लुक्स अप टू दो सेलिब्रिटीज़। आपने एक बात की, आपने कहा चले ठीक है भाई, आप रिफाइंड आटे के बजाय आप चक्की वाला आटा खा लें, मिक्स्ड व्हीट, वो जो क्या कहते हैं उसको, मिक्स ग्रेन या जो भी कहते हैं, होल ग्रेन खा लें। ठीक है, बट अगर हम कैलोरी काउंट देखें तो अगर 100 ग्राम के अंदर उतनी कैलोरीज हैं रिफाइंड आटे की, तो उतनी ही कैलोरीज होल ग्रेन वाले आटे की हैं। तो जब कैलोरीज बराबर हैं तो फिर इन दोनों के बीच में फ़र्क है। देखें, एवरी कैलोरी इज़ नॉट अ कैलोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आपकी 1800 कैलोरीज है, 1600 कैलोरीज का एक बजट है या एक टारगेट है, और उसमें आप कहते हैं कि 1600 कैलोरीज में 2 जिंगर बर्गर्स बनते हैं,
या एक जगह बर्गर बनता है मैं खा लेता हूँ, क्योंकि कैलोरीज तो उतनी है, बर्गर से भी उतनी आनी है, खाने से भी उतनी आनी है, कम से कम मैं वो तो खाऊंगा जो मैं खाना चाहता हूँ। तो मसला सारा ये है कि कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। आप जब होल ग्रेन आटा खाते हैं कम मिकदार में खाएंगे, उसमें आपको फाइबर भी मिलेंगे, लेकिन जब आप रिफाइंड खाना खाते हैं, रिफाइंड फूड्स खाते हैं, उसमें से फाइबर्स बेसिकली उसमें से रिफाइन हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी को जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो नेचुरली रिक्वायर्ड हैं, वो आप पहले से खो देते हैं, और वो उनका क्या होता है कि बहुत जल्दी हजम होके आपको यू क्रेव फॉर मोर। अच्छा, तो ये एक बात हो गई, चलिए ठीक है कि आप न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा अपने उसमें से डिवोर्स कर देते हैं, अपने खाने से निकाल देते हैं। लेकिन मैं जब इस तरफ सोच रहा था, जब मैंने खाना पीना इस तरह से चेंज किया था अपना, तो मुझे लगा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो मैंने उसके ऊपर अपनी साइंस लगाने की कोशिश की। मुझे लगा कि मे बी इट हैज़ समथिंग टू डू विद ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ठीक है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर मैं आपको बता दूं तो वो ये होता है कि आप लेट्स सपोज आप 1 ग्राम प्रोसेस्ड या रिफाइंड आटा खा रहे हैं और 1 ग्राम आप फाइबर वाला आटा खा रहे हैं, ठीक है। तो बेशक दोनों में कैलोरीज एक है, लेकिन ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब रिफाइंड आटा होगा और स्लोली एब्जॉर्ब होगा वो फाइबर वाला, क्योंकि फाइबर उसको रोकता है एब्जॉर्प्शन से। बिल्कुल। तो उससे होता क्या है कि जब वो कम एब्जॉर्ब होता है तो कम इंसुलिन रिलीज होती है, और इंसुलिन अगर कम रिलीज होती है तो फैट कम बनता है। तो डू यू थिंक कि इसकी एक और रैशनैलिटी ग्लाइसीमिक इंडेक्स की भी है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तुमने ठीक कहा, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जब जैसे शुगर है, वाइट शुगर है, वो आप डिपेंड करता है कि किस लेवल पे हैं आप। अगर ओबेसिटी लेवल पे हैं, आपके बहुत ज़्यादा ओबीस लेवल्स हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के तौर पे शुगर को रोकना होगा। लेकिन अगर आप कहीं इंटरमीडिएट हैं, तो आपके फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं आम खा सकते हैं, मैंने बिल्कुल खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते आम? 1 सर्विंग नॉट एज डिज़र्ट आफ्टर मील, क्योंकि जब आप आम खाते हैं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आम को एज ए डिज़र्ट खाया जाता है खाने के बाद। तो ये आप कह रहे हैं एज अ मील खाया जाए? एज अ मील खाया जाए। हमारे बाप दादा के ज़माने में लोग, जैसे हमारी दादी खाती थी और हमारे अब्बा भी अक्सर खाते हैं, रोटी के साथ आम के साथ, तो एज अ स्नैक यूज़ करें, क्योंकि वो पूरा न्यूट्रिएंट से भरा एक आपके पास पूरा एलिमेंट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं आपके लिए। तो आप उसे एज अ स्नैक यूज़ क्यों नहीं करते, एज अ मील रिप्लेसमेंट यूज़ क्यों नहीं करते, एज अ डिज़र्ट यूज़ क्यों करते हैं? तो हर चीज़ के खाने का तरीका है, हर चीज़ छोड़नी नहीं होती है। यू ऑलवेज हैव टू बी स्ट्रेटेजिक अबाउट योर कैलोरीज। दूसरी चीज़ बहुत दफ़ा क्या होता है, एवरी कैलोरी इज़ नॉट कैलोरी का मतलब यह है कि 1 कैलोरी अगर आप 4 कैलोरीज ले रहे हैं 1 ग्राम प्रोटीन से और 4 कैलोरीज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, दोनों में फ़र्क है। कार्ब्स का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, और अगर एनर्जी के तौर पे यूज़ ना हो तो फैट की तौर पे डिपॉजिट हो जाना। सही। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड्स में चेंज करके आपको एनर्जी देते हैं, और आपके प्रोटीन आपके मसल्स का पार्ट बनते हैं। तो आपकी बॉडी की जो भी कॉम्पोजिशन है वो प्रोटीन के हाथ में होती है, और एनर्जी आपके प्रोटीन के हाथ में होती है, और लॉन्ग टर्म एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, और लॉन्ग टर्म एनर्जी आपके फैट्स की सूरत में आपको मिलती रहती है। तो आप ये समझें कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल ये है कि आपको बहुत मैसिव वर्कआउट करना है, फॉर एग्जांपल एंड्योरेंस एथलीट्स हैं, रनर्स हैं, मैराथन रनर्स हैं, वो पहले कार्ब लोड करते हैं क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है आगे जाके। लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स हैं और जो एस्थेटिक फिजिक वाले लोग हैं, वो ज़्यादा प्रोटीन पे तवज्जो देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन, उनको मसल मास अपना इंक्रीज करना होता है विद लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। तो अगर हम एक जनरल रूल की तरह चलें और हम कहें कि अच्छा मुझे फैट लॉस करना है, प्रोटीन बिल्ड, मसल बिल्ड करना है, तो मेरा जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन कितने परसेंटेज होना चाहिए? एक रूल ऑफ थंब है 40-40-20। 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 40% प्रोटीन और 20% फैट्स। ठीक है। आपके गोल्स के मुताबिक, आपकी बॉडी कंडीशन के मुताबिक, आपकी फैमिली जो भी आपकी एलिमेंट्स हैं उसके हिस्ट्री के मुताबिक चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं, आगे पीछे होती हैं। वो आपके डाइटिशियन, आपका न्यूट्रिशनिस्ट कर सकता है, या आप खुद नॉलेज लेके थोड़ी सी गूगल यूट्यूब पे अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वेट गेन करना है, बहुत दफ़ा लोग क्या होता है एक्टोमॉर्फ होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेरीज आती हैं कि एक्टोमॉर्फ का मतलब? एक्टोमॉर्फ 3 तरह की बॉडीज होती हैं, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वो जो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम कुछ भी खा लें उनको कुछ नहीं लगता। मीजोमॉर्फ बीच में होते हैं, नहीं मैं बेसिकली मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ के बीच में हूँ। और एंडोमॉर्फ वो होते हैं जो हवा भी जिनको लग जाए या पानी पी लें तो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तुम भी कहीं बीच में ही हो। तो होता क्या है कि आप जब एक्टोमॉर्फ होते हैं, बहुत दफ़ा क्या होता है कि हमारे यहाँ लोगों को बड़ा मिसगाइड किया जाता है। बेचारे जिम जाते हैं, सबसे पहले मास गेनर्स सप्लीमेंट पकड़ा दिए जाते हैं कि यार आप मास गेनर लो, यार आप प्रोटीन लो, आप प्रोटीन ज़्यादा खाओ। एक्टोमॉर्फ को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको बेसिकली जो है ज़्यादा कार्ब लोड करने की, ज़्यादा कार्ब्स खाने की। अच्छा। क्योंकि उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए। अगर वो वर्कआउट करेगा तो डेफिनेटली ही हैज़ टू लोड ऑन कार्ब्स।
क्योंकि कार्ब्स कहीं जाके उसका वजन बढ़ाएंगे, उसको फैट भी ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। लीन मसल के साथ उसका गोल मसल गेन नहीं है, उसका गोल वेट गेन है, मास बढ़ाना है। हाँ, मास बढ़ाना है, और उसके लिए फिर उसको फैट की भी उतनी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। अब उसमें 40-40-20 जो है वो बेसिकली 60-20-20 भी हो सकता है, 60% कार्ब्स हो सकते हैं, या 50-30-20 हो सकता है, या 50-25-25 हो सकता है, लेकिन कार्ब्स आपके ज़्यादा रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ओबीस हैं, या ओबीस नहीं चले सही, आप चबी हैं और आपको लीन मास डेवलप करना है, लीन मास गेन करना है, तो आप आइसोलेट प्रोटीन पे जाएंगे। जितना लीन प्रोटीन हो सकता है, चिकन ब्रेस्ट हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। अब यहाँ पे आके ना मेरी समझ थोड़ी सी बाहर निकल गई है। लेकिन अगर हम उसको वापस डायल डाउन करें लेमैन की तरफ, जो कि मैं समझ सकूँ, जो कि आप समझ सकें, तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि खाना पीना सब कुछ एकदम से ना छोड़ दें, बिल्कुल ठीक है। स्लोली अपने डाइट के अंदर वो चेंजेस लेकर आएँ, और कोशिश कीजिए कि जब आप कुछ खा रहे हो तो आप देखें कि भाई ये मुझे अपनी कैलोरीज के बदले में कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रहा है। बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो मैक्रोज और माइक्रोज दोनों का ख्याल करना है। मैक्रोज में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं या कॉमन लोग बात करते हैं, वो हमेशा इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो माइक्रोज आती है, क्योंकि ये तीनों को मैनेज करने वाले जो हैं वो माइक्रोज हैं। और माइक्रोज में क्या है, मल्टीविटामिन्स हो गए, विटामिन्स, मिनरल्स हो गए, फाइटोकेमिकल्स जितने भी आपके हो गए, जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट संभालते हैं इन तीनों मैक्रोज की। जिस तरह माइक्रो वो होती है इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उसी तरह ये दोनों भी बड़ी ज़रूरी हैं। जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो समझ जाएंगे, तुम साइंस वाले हो नहीं समझोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि आपको सिर्फ ये नहीं करना कि यार इस चीज़ में न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये तो आपको तीन चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कितने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कितने विटामिन्स, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट या एक प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन किसी एक पर्टिकुलर मिनरल पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आप उस मिनरल में या उस विटामिन में डेफिशिएंट है तो आपके एब्जॉर्प्शन में इश्यूज शुरू हो जाएंगे, और इसका मतलब है कि आपने नहीं खाया वो सही से। इसी के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आता है कि बैलेंस डाइट जब होती है जब माइक्रोज और मैक्रोज बैलेंस्ड होते हैं। सही। तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, चलो ये तो खाने पीने की बात हो गई, और इट्स अ वेरी लॉन्ग, मुझे लगता है एक स्टीप लर्निंग कर्व है, जहाँ पर आप हल्का करके अपने डाइट के बारे में स्टिल लर्निंग, हाँ, अपने डाइट के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। लेकिन हर इंसान को पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन का सीधा चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मेरे अंदर किस तरीके से अफेक्ट करेंगी, पॉजिटिव या नेगेटिवली। मेरा जो गोल रहता है वो ये रहता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ें खाऊं जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम से कम हो, ठीक है, ताकि इंसुलिन कम से कम निकले और दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोचेस, फैट कम से कम निकले, ठीक है। लेकिन अब जब न्यूट्रिशन की बात की जाती है, खाने पीने की बात की जाती है, तो बड़ी मज़े की बात है वैसे कि ना, जहाँ पर हम देखते हैं कि यार हम तीन चीज़ें होती हैं, वर्कआउट होता है, स्लीप होती है या रिकवरी होती है, और न्यूट्रिशन होती है। तो इन तीनों के अंदर सबसे कम जिसका वेटेज है ना, वो वर्कआउट का है, लेकिन उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ साथ जब न्यूट्रिशन की बात की जाती है तो नॉर्मल फूड और सप्लीमेंट्स की बात की जाती है, और सप्लीमेंट्स के ऊपर इतनी तवज्जो होती है कि बस सप्लीमेंट्स नहीं लिए तो कुछ भी नहीं लिया। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, और सप्लीमेंट्स लिए तो सब कुछ जादू से सही हो जाएगा। तो इस सप्लीमेंट्स का क्या गेम है? सप्लीमेंट्स का गेम सिंपल सा है। अगर आप गूगल करें सप्लीमेंट्स की डेफिनेशन तो यू विल गेट टू नो कि इट्स समथिंग दैट हैज़ टू बी एडेड अपॉन समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी देयर। तो आपके पास अगर डाइट नहीं है, बहुत दफ़ा लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि कौन से सप्लीमेंट से फ़ैट लॉस होता है, कौन से सप्लीमेंट से प्रोटीन ज़्यादा मिल सकता है, कौन सा सप्लीमेंट हम लेंगे तो हम वेट लॉस कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा इनग्रेंड हो गया है कि कुछ 2-3 वर्ड्स जैसे श्रेडिंग और कीटो 2-3 वर्ड्स मिला के एक टर्म बना लो और उसके पीछे एक सप्लीमेंट निकाल दो तो लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं कि यार ये कुछ ऐसा है जो हमें काम कर देगा। इट्स ऑल मार्केटिंग सेल्स गिमिक्स। होता क्या है कि सप्लीमेंट पे जाने से पहले आपके पास बेसिस क्या है जिसके बेसिस पे आप जा रहे हैं। आप प्रोटीन डाइट से कितना ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट डाइट से कितना ले रहे हैं। आप सप्लीमेंट्स तक के डिब्बे पे लिखा होता है इट्स नॉट मील रिप्लेसमेंट, इट्स मीन सप्लीमेंटेशन। हाँ, तो आपके पास बेसिक हो उसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोग मील रिप्लेसमेंट के तौर पे ऐड करते हैं कि यार अगर हम ये नहीं ले सकते तो क्या हम वे ले सकते हैं। तो आप क्यों नहीं ले सकते? आपको कोई ना कोई, देखें वन ऑफ केस में समझ में आता है, लेकिन आप हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप हमेशा जितना भी प्रोटीन, फॉर एग्जांपल अगर आपका 100 ग्राम प्रोटीन है दिन का, तो इसका मतलब ये नहीं 25 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में होता है तो 4 स्कूप आपने ले लिए पूरे दिन के काम हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस
नेचुरल प्रोटीन के साथ जो आपको नेचुरल चीज़ें मिलेंगी वो उसमें फोर्टिफाइड तरीके से हैं, वो मिनरल्स, वो वाइटामिन और जो उसके साथ लवाजमात आते हैं जो माइक्रो के जो माइक्रो के अंदर आते हैं जो एब्जॉर्ब करवाएंगे, उनका ख्याल उसमें नहीं रखा जाता। तो मतलब मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को देख रहा था, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव जॉइन्ड द जिम इन द रिसेंट 5-6 years, तो मतलब वो उनकी गोल्स जो भी हों, उनके बॉडी जिस तरह की भी हो, द फर्स्ट थिंग दैट देयर उनके जो ट्रेनर्स हैं वो कर रहे हैं, वो उनको सप्लीमेंट्स पकड़ा रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये हमेशा से एक लगता था कि फोमो होता था कि यार मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक हर्ड मेंटालिटी, लाइक मॉब मेंटालिटी। एक दफ़ा बंदे ने स्मोक करना शुरू किया तो आप उस पार्ट, अगर उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे जब तक आप स्मोक नहीं करना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल वही वाली चीज़ है मेरे लिए। ठीक है, तो मतलब ब्रो मैं तो ये वाला पीता हूँ, उसमें तो ये वाला चॉकलेट फ्लेवर होता है, बिल्कुल ये वाली चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग इसी तरह एक सप्लीमेंट है BCAAs, उसको इस तरह फैंसी तौर पे यूज़ करते हैं, वे प्रोटीन को फैंसी तौर पे यूज़ करते हैं, बहुत प्री वर्कआउट्स फैंसी तौर पे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सप्लीमेंट्स काम नहीं करते, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मैं खुद प्री वर्कआउट्स यूज़ करता हूँ, मैं खुद वे प्रोटीन, मैं खुद क्रिएटिन यूज़ करता हूँ, लेकिन आई एक्चुअली नो द गोल्स एंड द रीजंस आई एम यूजिंग देम। अगर आपको साइंस का पता है और आप उनको स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर रहे हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप पहले ही 89 kgs या 90 kgs पे हो, आपको 75 kgs पे आना है और आप डायरेक्ट ये पूछते हो कि वेट लॉस या फैट लॉस के लिए सप्लीमेंट मुझे बताओ, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि फाद भाई आप मुझे मेरा हाथ देख के बता सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी है। फाद भाई मेरी गाड़ी में इंजन नहीं है, हाँ, लेकिन मैं टायर कौन से लगाऊं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मुझे नहीं पता। आप डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स में अगर पूछ जाएं कि फाद भाई कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए, आई डोंट नो योर हिस्ट्री। ये इतना सीरियस क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ डिपेंड करती है उस क्वेश्चन पे। और आप किसी रैंडम बंदे से ऐसे ही पूछ लें, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझसे पूछो कि सप्लीमेंट के बारे में 2 मिनट में बता दूंगा भाई यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई नो यू पर्सनली, आई नो योर इन एंड आउट। लेकिन एक बंदा जो सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो कर रहा है, जिस तरह मुझे जवाब सवाल आते हैं उस तरह बहुत से लोगों को जवाब आते होंगे, सवाल आते होंगे। और अगर वो सप्लीमेंट बेचता है तो डेफिनेटली वो बोलता होगा फिर तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आई थिंक। फिर तो रेड फ्लैग है, वो बोलेगा हाँ यार ये सप्लीमेंट ले लो, कोई मसला नहीं है। और अक्सर लोग अपनी एफिलिएशन भी उसके साथ वैसे हो सकता है कि हिडन रखते हो कि हम नहीं बेच रहे, तो बस हमें रेकमेंड कर रहे हैं। देखें, अक्सर कहा जाता है कि फिटनेस में लोग लूटे जा रहे हैं, लोग लूटे नहीं जा रहे, लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो आई थिंक मुझे लगता है ये हर चीज़ की। हाँ, ये मैं आपको बताऊँ फिटनेस में खास तौर पे, क्योंकि ये इतनी अंडर वैल्यूड इंडस्ट्री है अभी इसमें पढ़े लिखे लोग कम हैं, वो कंसर्न लोग कम हैं जो बेसिकली किसी के कंसर्न के बारे में बात करें। इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी चीज़ें सेल करने की, इतना बिजनेस इंक्रीज करने की, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा लोग क्या कहते हैं कि वो खुद बेसिकली सवाल या क्वेरी ऐसी लेकर आते हैं कि वो बोलते हैं कि यार बस फॉर एग्जांपल ट्रेनर के पास आप गए, यार ये भी एक अलमी है, ट्रेनर को देखा सबसे अच्छी बॉडी इसकी है, यार इसके पास जाना है, ये बनाना है, ये मुझे करना है। उस ट्रेनर वो किस चीज़ से गुजरा है, वो आपको जो भी बताएगा ना, आप साइकोलॉजिकली यू आर फिक्स्ड, यू आर हुक्ड कि यार ये जो बोलेगा मैं करूँगा। अब वो बोलेगा मैं तुम्हें टीका लगाऊंगा, मैं तुम्हें ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अगर आप रेडी हो आप बोलोगे ठीक है यार मुझे करने को तैयार है। लेकिन अगर आप किसी के एक्सपीरियंस के बेस पे, वर्ड ऑफ माउथ के बेस पे, किसी की आप सोशल बैकग्राउंड के बेस पे किसी के पास जाते हो सकता है कि वो दिखने में अच्छा ना हो सकता है उसका पेट निकला हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल हैनी रैमबॉर्ड हो गया, चार्ल्स ग्लास हो गया, US के ओलंपियर्स के ट्रेनर्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये ट्रेनर्स हैं, कैसे ट्रेनर्स हैं, लेकिन उनकी नॉलेज इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव। उनके एक्सपीरियंस होता है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनका पेट निकला हुआ है, जो मोटे हैं या जो आउट ऑफ शेप है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दे लैक नॉलेज। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिससे मशवरा ले रहे हैं वो कितने पानी में है, वरना वो आपको लूट भी सकता है और वो आपको लूटने से बचा भी सकता है। और आई थिंक लॉट ऑफ इसकी जो सारी रूट कॉज निकलती है ना, वो ये निकलती है कि एट द एंड ऑफ द डे लोग एक तो मैजिकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी कि यार जल्द बस कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ, 2-3 चीज़ें ऐसी हल्की सी लो एफर्ट वाली चीज़ें कर लूँ और मेरा काम हो जाए। और बिकॉज इस चीज़ की डिमांड है, लोग इसको ढूंढ रहे हैं, लोग इसको तलाश करते हैं, इन चीज़ों को फॉल्सली बनाकर पेश किया जाता है और उसे बेचा जाता है। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मुझे अपने वर्क लाइफ से याद आई कि व्हेन वी यूज्ड टू वर्क, और मेरे साथ मेरे कोलीग होते थे, तो 2-3 कोलीग्स बड़े हमारे बॉसेस को गालियाँ देते थे, क्योंकि वो बॉसेस क्या कहते थे, अगर आपने कह दिया ना बॉस ये कस्टमर से मैं बात नहीं करूँगा, बड़ा बदतमीज़ आदमी है, या ही इज़ वेरी फॉर्मेडेबल, वेरी हार्ड टू हैंडल, तो बॉस बोलता था अब आपको इसी से बात करनी है, क्योंकि आपकी ग्रोथ इससे इंटरेक्शन में ही छुपी है, आपकी प्रमोशन, आपका अप्रेजल अब इसको मैनेज करने में ही है। ये चीज़ मुझे समझ में आई वर्किंग आउट से। बहुत दफ़ा क्या होता है, यू एक्चुअली फोकस ऑन मिरर मसल्स, आप गए बाइसेप किया, चेस्ट किया, शोल्डर किया, जो भी मिरर में नज़र आ रहा है, दैट्स ग्रेट,
आपने लेग वर्कआउट किया, नहीं यार वो तो मैं करता ही नहीं हूँ, ज़रूरत क्या है, टांगे कौन देखेगा, क्योंकि मिरर मसल नहीं है। अब हर कोई फात भाई की तरह थोड़ी है कि सोशल मीडिया पे टांगों की तस्वीरें लगाता रहेगा। हाँ वैसे बड़ी अजीब, सही है, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं कर लेता हूँ, मैं खुद अजीब आदमी हूँ। तो अब मसला सारा ये है कि जब तक आपकी अप्रोच ये रहेगी, तो वो जिस तरह आप वर्क लाइफ में मुश्किल काम करने से आपकी प्रमोशंस होती हैं, कोई आपको जो प्रमोशन देता है बोलता है यार फला बंदे ने इस कस्टमर को हैंडल करके इतना रेवेन्यूज़ लेकर आया, इसने कोई मैसिव काम किया है यार, कोई ऐसा काम किया जो हर कोई नहीं कर सकता है। वर्किंग आउट में भी सेम सिचुएशन है। आप अगर जाके हमेशा बाइसेप कर्ल्स और ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं तो आप वही काम कर रहे हैं, आप फॉर्मेडेबल चीज़ों को डील नहीं करना चाह रहे हैं, आप उन वर्कआउट्स को नहीं करना चाह रहे जो एक्चुअली आपके लिए काम करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक मेटाफोर है जो मैं कनेक्ट करता हूँ अपने। इसमें एक बड़ा खूबसूरत सा वो निकलता है, ज़िंदगी का एक वो निकलता है कि जिन चीज़ों में मुश्किल है करने में, वही चीज़ें करने में ही बेसिकली अचीवमेंट्स हैं। और जो अक्सर कहते हैं ना कि वो जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है, ये वही वाला सीन है, जिस वेट को उठाना मुश्किल है उस वेट को उठाना लाजिम है। सही बात है। तो इंटरेस्टिंग। मेरा एक दोस्त बड़ी मज़े की बात करता है, वो कहता है कि ना बहुत इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का कारोबार इसलिए चल रहा है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बेवकूफ़ लोग मौजूद हैं। तो आई गेस द ओनली वे टू फाइट दैट ये इस तरह के स्कैम्स इज़ बाय इंक्रीजिंग आवर नॉलेज। और नॉलेज इस तरह से नहीं कि बस हर किसी को देखकर आपने समझ लिया, बस अच्छे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन निकालें जो कि आपको साइंस की बेसिस के ऊपर बताएं, जो आपको बताएं कि यार ये चीज़ें नहीं खरीदो, ये चीज़ें खरीद सकते हैं, ये इसकी जो पीछे लॉजिक है वो लॉजिक क्या है। अगर आप उन चीज़ों को समझ सकेंगे तो अपने डिसीजंस जो हैं वो हम बेहतर तरीके से ले सकेंगे। और हमेशा जब भी कोई ट्रेनर आपको बोले, कोई भी बंदा आपको बोले, आपको हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करना आना चाहिए। और उसके पीछे लॉजिक बिल्कुल असद ने बिल्कुल ठीक कहा कि क्यों। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह रहे तो आप समझें और उसको जाके किसी से इंडोर्स करवाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेनर की बात हर दूसरे, अब इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने कह दिया तो वो मुझसे आके बात कर रहा है, इसमें फिर दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाता है। इसमें बेसिकली ट्रेनर्स आपस में एक दूसरे को वो करना शुरू कर देते हैं, यार उसने तुम्हें कहा था, फलां कहा था, ये कहा था, वो कहा था। आप जब सवाल करते हैं और सवाल करने के बाद जो जवाब मिलते हैं, गूगल, यूट्यूब अवेलेबल है। अगर आप किसी ट्रेनर के पास नहीं भी जाते तो यू कैन ऑलवेज सर्च दैट, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर दैट ऑन इंटरनेट। और आप क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे तो क्वालिटी जवाब आपको मिलेंगे। कम से कम आपको ये पता होगा कि आपको दूसरा ट्रेनर बेवकूफ़ बना रहा है या वो सही बात कर रहा है या आपकी रिसर्च से वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं मैच कर रहा तो यू विल हैव अनदर मोर एवेन्यूज ऑफ रिसर्च। तो डॉक्टर साहब और कोई सवालात हैं? अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसे याद नहीं आ रहे। ठीक है, जब याद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और ऑडियंस के पास अगर कोई सवाल हैं तो प्लीज़ डू रीच टू फिटलेग विच इज़ माई फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम ID। एंड डॉक्टर साहब पे भी आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं अगर आपको दिल चाहे तो, मतलब मज़े की वीडियो होती है। बिल्कुल, ये तो है, आई एग्री टू दैट। तो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद ज़रूर मिलेंगे अगली वीडियोज़ के साथ, अगले सवालात और जवाबात के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।